हेलो हाय स्टूडेंट्स। आज की क्लास में और इस वीडियो में हम लोग आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं दिसंबर 2025 सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग सजेस्टेड आंसर्स। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है। पहला पार्ट है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके बाद हमने सेपरेट वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो पहले आप इस पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियोस को देखिए, उसके बाद से पार्ट 2 को देखिए। क्वेश्चन पेपर काफ़ी सिंपल था। जनरली एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में 60% क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल थे, आसान थे। 40% क्वेश्चंस एवरेज टू जनरली मॉडरेट थे, जो कि मैनेजेबल थे, इजी थे। हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ऑलमोस्ट ऑल सभी क्वेश्चंस वहाँ पर कवर हो गए हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट मटेरियल से भी काफ़ी कुछ पूछा गया है जनरली। तो इसलिए अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल को हम लोग कैसे भी इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे मटेरियल में, तो ऑलमोस्ट ऑल सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी कवर हो जाएगा, पास्ट एग्जाम पेपर भी कवर हो जाएंगे। प्लस हम लोग कुछ क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स, प्रोफेशनल एग्जाम से भी लेकर यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे कि पूरे का पूरा पेपर कवर हो जाता है। तो हमारे मटेरियल से तो ऑलमोस्ट ऑल 120 मार्क का पेपर है, तो 105 से 100 मार्क तक कवर हो चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चंस आगे हैं, कुछ अमाउंट्स ही चेंज हुए हैं, फिगर्स ही चेंज हुए हैं, बट क्वेश्चंस का जो मॉडल है वो एग्जैक्टली आ गया है। इसी कारण क्वेश्चन पेपर हमारे स्टूडेंट्स के हिसाब से तो काफ़ी सिंपल था, स्कोरिंग था। पूरे का पूरा अगर सॉल्यूशन स्टूडेंट सही करेंगे तो पूरे मार्क्स आएंगे, अच्छे स्कोर की तरफ वो लोग जाएंगे। चलिए अब समय ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करते हुए सजेस्टेड आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में पहला पार्ट है सेक्शन ए, यह है एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें से पूछा गया है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज व्हाट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तो सभी को पता है, कॉस्ट असरटेनमेंट उसमें से एक है, क्लियर। तो इसका आंसर रहेगा कॉस्ट असरटेनमेंट सी, क्लियर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट मटेरियल से पूछा गया है। डायरेक्ट मटेरियल में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। तो उनमें से एक स्टॉक लेवल होता है रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल, उसी का क्वेश्चन है। तो रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक अगर हम लोग कर देंगे तो हमको रीऑर्डर पॉइंट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं देंगे तो सिंपल हो जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 300 यूनिट्स मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 10 डेज। तो इसका आंसर रहेगा 3000 यूनिट्स। तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ये भी कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉस्ट शीट जो भी स्टूडेंट्स बनाते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर हम लोग सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकालना है या सेलिंग प्राइस से हमको कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 500 है, प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट है और हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस को हम लोग एक्स मानते हैं अगर सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है तो, बट यहाँ सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 500 है, टोटल कॉस्ट नहीं है एक्स, प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है तो 25% ऑन एक्स हो जाएगा। तो 500 इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.25x हो जाएगा। तो 500 इक्वल्स टू 1.25x रहेगा और x का आंसर रहेगा 500 बाई 1.25, तो ये हो जाएगा 400। तो ऑप्शंस में 400 अवेलेबल है, ए है। तो आपको ए को टिक करना है, ए को आंसर शीट में बताना है। टिक मतलब वहाँ पर लिखना रहेगा ए।
चलिए 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नंबरिंग हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड का नाम याद रखिए, उसके थ्रू आप लोग 2 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसी से क्वेश्चन है विच कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 रहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड, तो इसका आंसर रहेगा बी। और एक भी क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही पूछा गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे रिलेटेड है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 रहता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो इसका आंसर रहेगा ए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब ऑडिट फीस, ये भी कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन है और कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी इसको कवर किया गया है कि कॉस्ट मीन्स जो ऑडिट फीस रहती है कॉस्ट ऑडिटर की, उसको किस में कंसिडर किया जाता है। तो कॉस्ट ऑडिटर की जो ऑडिट फीस है वो जनरली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माना जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर तो कोई एम्प्लॉय होता नहीं है, इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। इस बार रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से एक एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा गया है, जो वो भी सिंपल पूछा गया है। तो इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रांसफर टू रिजर्व फाइनेंशियल नेचर आइटम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांसफर टू रिजर्व प्रॉफिट से माइनस होता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट है उसमें से रिजर्व माइनस होने के बाद प्रॉफिट आएगा। तो उसको अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रांसफर टू रिजर्व कंसिडर नहीं करते हैं, एक्सक्लूड होता है ये आइटम। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट घटेगा। क्लियर। तो कॉस्टिंग बुक्स में प्रॉफिट घट गया है, बढ़ गया है, फाइनेंशियल बुक्स में प्रॉफिट घट गया है। तो करेंगे क्या रिकंसिलिएशन में। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना है। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेस मानकर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से माइनस हो चुका है, तो प्लस करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्लियर। तो आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा आंसर इसका, ए। तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से पूछा गया है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस रेंडर करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं। तो उसी पर क्वेश्चन है। सो व्हेन द कंसर्न इज रेंडरिंग दिस सर्विस देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू अप्लाइड इज डैश। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन भी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से ही आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। मींस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से कम या 25% तक रहता है तो कुछ भी प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन 25% से ऊपर है, 50 के नीचे है तो 1/3 ट्रांसफ़र होता है, और 50 के ऊपर है और 90% से कम है तो 2/3 ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर 50% 70% के अगर करीब है या 70% एग्जैक्टली है तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या है, वेयर 70% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सर्टिफाइड प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। तो 70% का मतलब 50 से 90 के बीच में फॉल हो रहा है, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। तो आंसर रहेगा इसका सी। अगला क्वेश्चन भी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से ही आया है। इस क्वेश्चन को उन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग से लिया है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कैलकुलेटिंग करते हैं कि कितना अमाउंट हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या है, नॉर्मल कॉस्ट मीन्स जितना भी कॉस्ट हम लोग प्रोसेस में डेबिट करते हैं उसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू नेट बच जाएगी उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। तो यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट के नाम पर 1310 प्लस 190 रुपीज़ का कॉस्ट है, और जो नॉर्मल लॉस
सेल हो रहा है वो 4 रुपये पर यूनिट से सेल हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस यहाँ पर 75 यूनिट्स पर 20% है, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स इंटू 4 रुपीज़, तो यह आ गया है आपका 60 रुपये। तो 1500 माइनस 60, 1440, तो नॉर्मल कॉस्ट आ गया है 1440। अब हमको फाइंड करना है नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट 75 यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस को घटा दीजिए 15 यूनिट्स को, तो ये आएगा 60। अब 1440 डिवाइडेड बाय 60 इंटू यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है 70। तो 1440 डिवाइडेड बाय 60 इंटू यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 70, तो ये हो जाएगा 1680। तो आंसर रहेगा सी 1680। तो 1680 को आपको फाइनलाइज करना है आंसर सी को। ओके, राइट सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड होते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीवीपी एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो सीवीपी एनालिसिस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इससे आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर 20% है, पीवी रेशियो यहाँ पर 60% है, तो प्रॉफिट कितना रहेगा 12% रहेगा, 12%। तो इसका आंसर रहेगा बी। तो यहाँ पर आपका आंसर को कंसिडर करना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीवीपी एनालिसिस से ही आया है, मार्जिनल कॉस्टिंग। इस क्वेश्चन को उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट पर पूछा है। मीन्स जब कभी भी सेलिंग प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो उसका इम्पैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर कैसे रहेगा। तो सेलिंग प्राइस अगर घटता है तो कंट्रीब्यूशन भी घटेगा, तो बीईपी यूनिट्स बढ़ेंगे, और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा और उससे आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो घट जाएगा। तो आंसर आपको यहाँ पर लिखना था डिक्रीजेस दी ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो आंसर रहेगा बी। ओके, समझ में आ गया ना, राइट सर। सो डैश वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ये, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को टिक करना है आपको, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, डैश द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस इन विच बजट। तो किस बजट में हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंपलसरी ब्रेकअप करते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट है, तो फ्लेक्सिबल बजट में किसी भी तरह से आपको ब्रेकअप करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो फ्लेक्सिबल बजट बनता ही नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मार्जिनल कॉस्टिंग से ही आया है और इस क्वेश्चन को उन्होंने की फैक्टर वाले एरिया से कवर किया है। तो आंसर भी उन्होंने दे रखा है इसमें कि डैश इज द फैक्टर हुज इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स ऑल अदर बजट्स। तो की फैक्टर तो पढ़ते ही हैं आप लोग, किसी चीज़ की लिमिटेशन या कमी जिसके कारण सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर, तो आंसर रहेगा की फैक्टर। अंडरस्टैंड? यस सर। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, वापस देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो भी ए रहेगा। चौथे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 10th क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इसके बाद 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, सॉरी
9वां क्वेश्चन तो हो चुका है। 10वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 11th क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 12th क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा बी। 13th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 14th क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 15th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। ओके, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे उसका वीडियो आप पार्ट 2 में मिल जाएगा, उसको देखिए। इससे स्टूडेंट्स को आने वाले एग्ज़ाम्स में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रस्तुत करना है अपने आंसर्स को, वो लोग समझ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो देखिए जिससे आपको काफ़ी सारा इन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिसाइड करने में आसानी होगा। धन्यवाद। ओके।